नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारत मौसम विज्ञान विभाग के नए मोबाइल ऐप लॉन्च की और करेंगे भारत में पहली मोबाइल कॉल के 25 साल पूरे होने पर टेलीकॉम तकनीकी विकास पर खास बातचीत। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। कोरोना वैक्सीन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने के लिए वैक्सीन विज्ञान और नीति पर चर्चा। मौसम विभाग का नया मोबाइल ऐप मौसम लॉन्च। अब स्थानीय स्तर पर आम जन को मिलेंगी अपने शहर के मौसम की जानकारी और चेतावनियां। कोविड-19 रैपिड टेस्ट के लिए नवीन तकनीक विकसित। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने तैयार की पोर्टेबल डायग्नोस्टिक डिवाइस। बिना RT-PCR होगी सटीक जांच। और भारत में पहली मोबाइल कॉल को 25 साल पूरे। मोबाइल क्रांति और इसके तकनीकी विकास पर टेलीकॉम प्रौद्योगिकी से जुड़े वैज्ञानिक से खास बातचीत। कोविड-19 के खिलाफ भारत के प्रयास विश्व स्तर पर उदाहरण बन रहे हैं। भारत ने दिशा निर्देशों से लेकर वैज्ञानिक समाधान विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है और कोरोना वैक्सीन निर्माण पर तेजी से काम चल रहा है। इसी कड़ी में 30 जुलाई को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में एक अंतर्राष्ट्रीय विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य था कोविड-19 महामारी के खिलाफ वैक्सीन विज्ञान और नीति पर नवीन विचारों का आदान प्रदान। पेश है एक रिपोर्ट। नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ इस वक्त पूरी दुनिया में वैक्सीन विकसित करने पर काम चल रहा है। इन प्रयासों में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कई देशों सहित भारत में कोविड-19 वैक्सीन चिकित्सीय परीक्षण के चरण में पहुंच चुकी हैं। इन्हीं प्रयासों को और ज्यादा तेज और सटीक बनाने के उद्देश्य से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में 30 जुलाई को एक अंतर्राष्ट्रीय विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस वेब संगोष्ठी में वक्ताओं के तौर पर दुनिया के बेहतरीन चिकित्सा विशेषज्ञ और वैज्ञानिक शामिल हुए और कोविड-19 वैक्सीन्स के लिए विज्ञान में नए और नीतिगत आइडियाज पर चर्चा की। We need to make sure that the development and the assessment of candidate vaccines follows a rigorous path. We can accelerate maybe the bureaucracy and all that, but and the funding and what have you, but certain things we cannot take any shortcuts. First of all, we need to demonstrate that it works. And there is no way around that, and this is where the randomized controlled trial is there. It's quite clear that what we are seeing now is a potential danger that purchasing power, that what was called vaccine nationalism, will steer the way vaccines are distributed worldwide. Of course, we have to see to it that fairness, justice prevail when it comes to the distribution of vaccines. संगोष्ठी में शामिल देश विदेश के लगभग 25 से ज्यादा वक्ताओं ने वैक्सीन निर्माण के विभिन्न चरणों पर अपने विचार रखे। इसमें कन्फ्रंटिंग द पैंडेमिक, वैक्सीन विकास में रोल आउट और महामारी स्थितियों में उभरते सबूतों को अपनाना जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई। इसके अलावा टाइमली एंड सेफ टुवर्ड्स ए कोविड-19 वैक्सीन, महामारी को खत्म करने में टीकों की भूमिका पर भी विचार रखे गए। India has a fantastic world-class vaccine industry, has research capacity to discover vaccines. So, and I hope that you will be very active, and you've been active, but also in vaccine human trials. India is such a powerhouse when it comes to the development and production of vaccines. And I should also say that we at Karolinska Institute, we have several collaborative links with India
that really gain in importance during this particular pandemic. आपको बता दें, भारत में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन और जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव डी का पहले और दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। इसके साथ ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित वैक्सीन के तीसरे और अंतिम चरण का मानव परीक्षण भी किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश में 5 स्थानों का चयन किया है जहां लगभग 4 से 5 हजार लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया जाएगा। भारत में ये वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से तैयार की जाएगी। इन परीक्षणों से भारत को बेहतर शोध डेटा उपलब्ध होगा जो स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने में भी सहायक होगा। अब आप अपने कस्बे या शहर के मौसम का हाल अपने मोबाइल पर भी जान सकते हैं। 27 जुलाई को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय स्थापना दिवस के अवसर पर मौसम नाम के एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। इस मौके पर पृथ्वी विज्ञान में रुचि रखने वाले शोधार्थियों के लिए एक नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क की भी शुरुआत की गई। पृथ्वी भवन नई दिल्ली में आयोजित किए गए समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम राजीवन सहित अन्य पदाधिकारियों और वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट। भारत जैसे एक ही समय में कई तरह की जलवायु स्थिति वाले कृषि प्रधान देश के लिए मौसम की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी बदलते मौसम चक्र को लेकर लोगों को सचेत रखने के लिए मौसम नाम से ही एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। 27 जनवरी को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस के मौके पर इस ऐप को लॉन्च किया गया, जिसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप पर देश के करीब 450 शहरों के लिए अगले 7 दिन का पूर्वानुमान और पिछले 24 घंटों के मौसम की जानकारी मौजूद रहेगी। इसके अलावा लगभग 200 शहरों का तापमान, नमी का स्तर, हवा की रफ्तार और दिशा सहित अन्य जानकारियां दिन में 8 बार अपडेट की जाएंगी। साथ ही मौसम विभाग 800 स्टेशनों से जिला स्तर पर खराब मौसम और उसके प्रभाव की चेतावनियां भी ऐप के द्वारा जारी करेगा। इस ऐप को इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मिलकर तैयार किया है। ये जो ऐप है वो सारे लोगों को, सार्वजनिक लोगों को के लिए बनाया हुआ ऐप है और इसमें ऐसा ही मतलब जैसे थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, ये इसका जानकारी तुरंत पहुंचा देगा। 3 घंटे के अंदर जो तापमान है उसी की जानकारी मिलता है और विंड स्पीड और डायरेक्शन, हवा की दिशा और उसका कितना स्पीड है वो मिलता है और अगर कुछ बारिश हो रहा है तो वो उसका जानकारी है और उसके साथ उस दिन का सनराइज, सनसेट, मूनराइज, मूनसेट वो इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है और वो इसके अलावा नाउकास्टिंग, त्वरित पूर्वानुमान 800 लोकेशन का मिलता है और हर डिस्ट्रिक्ट का नाउकास्ट मिलता है। कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पृथ्वी भवन में आयोजित किए गए इस समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, सचिव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय डॉक्टर एम राजीवन सहित विभागों से जुड़े पदाधिकारी और वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का गठन वर्ष 2006 में भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केंद्र, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पृथ्वी जोखिम मूल्यांकन केंद्र एवं समुद्र विकास मंत्रालय के विलय द्वारा किया गया था। भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास अलग से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। इस क्षेत्र में नवीन शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापना दिवस के अवसर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क की भी शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी विज्ञान में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं को एक जगह विश्व स्तरीय ज्ञान संसाधन उपलब्ध कराना है।
इसके तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पारंपरिक पुस्तकालय और शोध दस्तावेजों को नॉलेज रिसोर्स सेंटर में अपग्रेड कर सभी सेंटर्स को KRC नेट पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि सारी चीज़ें जो बनती है, जो नॉलेज बनती है, ये स्कैटर्ड नहीं हो जाए। तो एक जगह में प्रोफेशनली स्टोर करके रखिए, डिजिटली स्टोर करके रखिए, जैसे भी सभी लोग एक पॉइंट से, पोर्टल जैसे बोलते हैं, पोर्टल से सभी लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बने, एंड इसके लिए हम लोग ISO सर्टिफिकेशन भी हम लोग को मिले हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपनी स्थापना के बाद से ही कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। मौजूदा समय में भारत उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों, गर्म हवाओं, बाढ़ की सटीक चेतावनी के साथ आपदा प्रबंधन के लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ मौसम सेवाएं दे रहा है। साथ ही देश का मौसम विभाग अपने पैनल से जुड़े 13 सदस्य देशों को भी सूचनाएं और परामर्श उपलब्ध कराता है। भारत ने पहली बार भविष्य के जलवायु पूर्वानुमानों के लिए एक अर्थ सिस्टम मॉडल भी विकसित किया है और 2021 में वायुमंडलीय अनुसंधान टेस्ट बेड्स स्थापना के लिए ट्रॉपिक्स में एक अनूठी फैसिलिटी इंस्ट्रूमेंटेशन के पहले चरण की शुरुआत करने जा रहा है। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, अभी लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। कोविड-19 के निदान को लेकर देश के वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार काम कर रहे हैं और नए समाधान विकसित कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक कोरोना रैपिड टेस्ट की नवीन तकनीक विकसित की है। इस पोर्टेबल डायग्नोस्टिक डिवाइस के द्वारा बहुत कम लागत में 1 घंटे के अंदर परीक्षण के परिणाम मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। जिस तरह भारत में अब कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में देश की भौगोलिक विविधता और आर्थिक असमानता को देखते हुए ऐसी तकनीक की जरूरत महसूस की जा रही है जिससे कम संसाधनों और कम खर्च में त्वरित जांच की जा सके। भारत के वैज्ञानिक, संस्थान और शोधकर्ता लगातार इसी दिशा में काम कर रहे हैं और अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 रैपिड टेस्ट की एक नई तकनीक विकसित की है। संस्थान के बायो साइंसेस स्कूल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा तैयार इस पोर्टेबल रैपिड डायग्नोस्टिक डिवाइस से बिना RT-PCR मशीन के कहीं भी सैंपल की जांच की जा सकेगी। A simple sample can be taken, and that sample within an hour's time is in a position to tell whether the person is positive or not. And I congratulate him. I have seen this thing, and I wish that more and more such devices should be made. Commercial devices should be made. Some of the commercial houses should be approached, and if they can take on a large scale basis, I think this will be a great, you can say that, great service to the human man. हम एक छोटा सा बॉक्स बनाया है जिसमें हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके हिसाब से ये रिएक्शन उसके अंदर ही हम कर सकते हैं। वो रिएक्शन में एक स्पेशल डिटेक्शन स्टेप हमने इस्तेमाल किया है, वो अभी कोई वायरस डिटेक्शन डिवाइस में अवेलेबल नहीं है। और उस रिएक्शन होने के बाद जो कलर जनरेट होता है उसको हम स्मार्टफोन में एक ऐप बनाकर उस कलर को एनालिसिस करके तुरंत बोल सकते हैं कि उनका कोविड-19 पॉजिटिव या नेगेटिव है। चूंकि इस नवाचार ने जटिल सेटअप्स और महंगी मशीनों की जरूरत को कम कर दिया है, इसलिए कुल 400 रुपए की लागत में रैपिड टेस्टिंग की जा सकती है। खास बात ये कि इस मशीन की कीमत भी लगभग 2000 रुपए है, जो कि महंगी RT-PCR मशीनों की तुलना में बहुत सस्ती है। इस डिवाइस को IIT के PhD छात्र सुजय कुमार विश्वास ने प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती
और डॉक्टर अरविंदम मंडल के मार्गदर्शन में डिजाइन और निर्मित किया है। मानकों के तहत इस उपकरण को परखा जा चुका है। कोविड के बाद भी कारगर इस डिवाइस के व्यापक उत्पादन के लिए आईआईटी उद्योगों को आमंत्रित कर रहा है ताकि जल्द से जल्द ये उपकरण बाजार में आ सके। 30 जुलाई को नई दिल्ली में हुए एक समारोह में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR द्वारा विकसित कोविड-19 मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज पर एक कंपेंडियम जारी किया। आपको बता दें कि देश भर में मौजूद वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं ने इस वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। एक रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद देश भर में मौजूद अपनी 38 प्रयोगशालाओं के सहयोग से वैज्ञानिक और तकनीकी समाधानों के विकास और नवाचार की नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है। कोरोना वैश्विक महामारी के पिछले 6 महीनों के दौरान CSIR की प्रयोगशालाओं ने कोविड-19 के व्यापक प्रभाव को कम से कम करने के लिए तकनीकी समाधानों के साथ साथ दवा और वैक्सीन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है। 30 जुलाई को नई दिल्ली स्थित CSIR के अनुसंधान भवन में संस्थान द्वारा विकसित इन्हीं मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक कंपेंडियम जारी किया। इस अवसर पर CSIR के महानिदेशक शेखर सी मांडे सहित वरिष्ठ वैज्ञानिक मौजूद रहे। और आज मुझे खुशी है कि लगभग 100 से ज्यादा टेक्नोलॉजीज जो पिछले 3 महीने के अंदर और विविध क्षेत्र जो कोविड के खिलाफ जंग के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में उनको साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजीज को विकसित कर लिया। विकसित करने के बाद 93 इंडस्ट्रीज के माध्यम से उनको लोगों तक पहुंचाने का काम कर लिया। और जब मैं देख रहा था, कोई रिलायंस की इंडस्ट्री है, कोई टाटा सन्स है, कोई BHEL है, कोई BEL है और बहुत सारे MSMEs, ये सारे लोग इसके अंदर हमारे जुड़ गए हैं। CSIR की प्रयोगशालाओं ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए कई त्वरित और सस्ती नैदानिक परीक्षण तकनीक विकसित की ताकि ज्यादा से ज्यादा संक्रमण की जांच की जा सके। मौजूदा दवाइयों में से कोविड के लिए उपयुक्त दवाओं की पहचान के साथ साथ वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन पर भी काम शुरू कर दिया था, जो अब चिकित्सीय परीक्षण के चरण में पहुंच चुका है। इसके अलावा सबसे जरूरी अस्पतालों में चिकित्सीय और सुरक्षा उपकरणों पर भी CSIR ने तेजी से काम किया और स्वदेशी समाधान उपलब्ध कराए। साथ ही उद्योगों के साथ मिलकर देश में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन को भी बनाए रखा। CSIR और देश के अन्य वैज्ञानिक संस्थानों की इसी सक्रियता और विशेषज्ञता ने भारत में संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद भी अन्य देशों की तुलना में महामारी पर काबू बनाए रखा है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी लौटते हैं। इकतीस जुलाई 1995 को पहली बार कोलकाता से दिल्ली के बीच मोबाइल कॉल की गई थी। तब से अब तक भारत दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम मार्केट में से एक बन चुका है। इन 25 सालों में इस क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया, आज इस क्षेत्र में क्या तकनीक विकास हुआ है और आगे क्या उम्मीद की जा सकती है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर, जो टेलीकॉम क्षेत्र में ही विशेषज्ञता रखते हैं। सर नमस्कार, ज्ञान विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में पहली मोबाइल कॉल को 25 साल पूरे हो गए हैं। इस क्रांति को आप एक वैज्ञानिक नजरिए से कैसे देखते हैं? 25 साल पहले हमारे देश में करीब 1 से 2 वर्ष लग जाते थे हमको टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए। लेकिन जैसे ही सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशंस आए, सेलफोन आए लोगों के पास, तो बहुत तेजी से
और जिसे कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बहुत तेज़ी से सभी लोगों के पास फ़ोन की सुविधा उपलब्ध हो गई और आज लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा जो है वो टेलीकम्युनिकेशंस ग्राहक हैं। 2G से 3G, 4G और अब 5G भी आने वाला है। इन 25 वर्षों में हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मार्केट के रूप में उभर कर आए हैं। सर, आपने खास तौर पर ग्रामीण टेलीकॉम पर काफ़ी काम किया है। भारत जैसे देश में इसकी कितनी आवश्यकता है? हालांकि हमारी टेली डेंसिटी काफ़ी हद तक बढ़ गई है इन 25 वर्षों में, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उतनी कनेक्टिविटी नहीं है जितनी होनी चाहिए और ब्रॉडबैंड की तो और भी कमी है। तो ये दो एरियाज हैं जिन पर अभी अगले 5 से 10 वर्षों में काम करने की ज़रूरत है और उनकी महत्ता इसलिए भी अभी बढ़ गई है कि जैसे जैसे हम इंटरनेट के युग में बढ़ते जा रहे हैं, अभी तमाम सरकारी सुविधाएं भी अब सब ऑनलाइन ही उपलब्ध है, ई गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, अन्यथा वो कई सुविधाएं जो सरकार दे रही है उनसे वंचित रह जाएंगे। अभी हमने देखा कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में भी इवन एजुकेशन, इवन स्कूल एजुकेशन भी अब ऑनलाइन हो गया है। कई सारे लोग अब घर से ही काम कर रहे हैं। ऐसे में यह बहुत ज़रूरी है कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सब लोगों के पास हो, हमारे सारे छात्रों के पास हो, सभी उन लोगों के पास हो जो अभी अपने घर से काम कर रहे हैं। अन्यथा एक तरह से डिजिटल डिवाइड जिसे कहते हैं वो हो जाएगा। कुछ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो उनका काम तो सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं है तो उनको इवन बेसिक सर्विसेज एक्सेस करने में भी दिक्कत आ रही है। सर, आपने 5G की बात की, तो ये क्या तकनीक है और इससे किस तरह के बदलाव आएंगे? 2G में हमने देखा कि हमें वॉइस कनेक्टिविटी मिली, 3G में हम थोड़ा इंटरनेट एक्सेस कर पाए, 4G से हमारी इंटरनेट एक्सेस की सुविधा और भी बढ़ गई। अब 5G की सुविधा से न सिर्फ इंटरनेट की डाउनलोड स्पीड और इंटरनेट को एक्सेस करने की स्पीड बढ़ जाएगी, बल्कि और भी जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग, जहाँ पर हर एक जैसे हमारी कार्स हैं या स्मार्ट मीटर्स हैं, इस तरह की एप्लीकेशंस भी संभव हो सकेगी। उसके अलावा जो है वर्चुअल रियलिटी वाली एप्लीकेशंस जिनके लिए बहुत कम डिले की ज़रूरत है, ये तमाम एप्लीकेशंस अब संभव हो सकेंगी 5G से। आपने फ्रूगल 5G सिस्टम पर काम किया है, तो ये क्या है और सामान्य 5G से किस तरह से अलग है? फ्रूगल 5G एक्चुअली हमारा एक वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम देखते हैं कि भारत में अनेक ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो ग्लोबल, जो वैश्विक स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, उनमें हमारी रिक्वायरमेंट्स को और हमारी ज़रूरतों और आवश्यकताओं को और हमारे जो डिफरेंसेस हैं उनको सम्मिलित नहीं किया गया है। जैसे हमने देखा कि हमारे यहाँ जो है 300 किलोमीटर टाइप की मोबिलिटी नहीं चाहिए जो कि 5G में सम्मिलित है। हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे तो यहाँ 40 से 45 किलोमीटर की रफ्तार से हम तो शहरों में जा भी नहीं सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि यदि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तब हमारी इंटरनेट एक्सेस की स्पीड जो है वो ज़्यादा रहे। उसके अलावा सॉल्यूशंस जो है एनर्जी एफिशिएंट रहे। इस तरह की अनेक तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं जो 5G के स्टैंडर्ड्स में सम्मिलित नहीं थी। तो हमने ये कोशिश की कि हमारी जो बहुत अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे जो अलग टेक्नोलॉजी और तकनीक की आवश्यकताएं हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में सम्मिलित किया जाए। तो यही एक प्रयास है जिसके द्वारा हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो उनके द्वारा भारत की आवश्यकताओं को भी हम एड्रेस कर सकें। उसके अलावा हम जो है ज़रूरत है कि आज हम खुद टेक्नोलॉजी डेवलप करें, IPR डेवलप करें, ताकि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो हमारे यहाँ द्वारा निर्मित टेक्नोलॉजी से ही सॉल्व हो सके। तो प्रोफेसर करंदीकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और हमें महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।
तो ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में बस इतना ही। कार्यक्रम के बारे में आप अपने फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ और वैज्ञानिक सोच बनाए रखें। नमस्कार।